नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन के ऊपर। तो काफ़ी दिनों के बाद हम लोग जो है कोई लेक्चर आप सभी के लिए ले रहे हैं, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे जो कि मैंने आपको बताया भी था यूट्यूब के ऊपर। तो चलो आज के इस वीडियो में देखो मैं क्या लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है आपका लगभग 15 दिन के लिए। तो उसमें हम लोग जो है यहाँ पर बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी आपका नया एडुकेटी का पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहा है उसको हम यहाँ पर जो है करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कहाँ से रहने वाले हैं, तो जो परमार सर ने पॉलिटी का जो बम शॉट करवाया है ना, वन शॉट जो पॉलिटी का करवाया है उसका ही मतलब यहाँ पर जो है रूप रहने वाला है। उसी के बेस पर जो है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, और वो भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि नया पैटर्न जो आपका एडिक्विटी पूछ रही है उस तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चंस आपका बाइलिंगुअल में रहने वाला है। तो ये काफ़ी सारे पार्ट्स में आएगा, क्योंकि एक वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करना जो है थोड़ा मतलब लेंदी हो जाता है। फिर आप लोग भी एक बार में नहीं देखते होंगे, तो धीरे धीरे करके मैं पार्ट वाइज पार्ट यहाँ पर अपलोड करूँगा, ठीक है। आज के पार्ट में देखो मैं क्या करूँगा, तो देखो परमार सर का जो अगर आपने बम शॉट देखा होगा तो उसमें परमार सर ने पार्ट 5 से स्टार्ट किया है। तो पार्ट 5 से रिलेटेड जितने भी आपके पॉसिबल क्वेश्चंस थे स्टेटमेंट बेस्ड, वो मैंने आपको यहाँ पर करवाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल में रहेगा। और एक और चीज़ कि जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा इसका जो है आपको आंसर के साथ पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चलो ज़्यादा कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। जो लोग उसको बम शॉट पढ़ा होगा ना, या फिर कहीं से भी आपने पॉलिटी का आपने पढ़ा हुआ होगा, तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली है आपके, ठीक है। क्योंकि जब नया पैटर्न आया है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे उस टाइप का, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर जो है दिक्कत होगी एग्जामिनेशन में, ठीक है। और टाइम टेकिंग भी थोड़ा है यहाँ पर, क्योंकि पहले क्या था कि बस एक लाइन पढ़ो और आंसर लगाना रहता था, लेकिन अभी दो दो तीन तीन लाइन का स्टेटमेंट है, तो पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टाइम भी मैनेज आपको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए चलो यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा हमें अच्छा फील होता है और भी काम करने के लिए, ठीक है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है यहाँ पे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो आर्टिकल नंबर 52 आपको बता दें सबसे पहला चीज़ होता क्या है, तो बताना क्या है। ऑप्शन देखो समझ में आ ही जाएगा आपको। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका पहला स्टेटमेंट। उसके बाद बोला कि अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। तो जी नहीं। अगर आपको बताया तो ये जो इलेक्शन वाला प्रोसेस है वो आपका 54 में है आपका, तो इसीलिए बी नंबर ऑप्शन तो हम लोग को गलत हो गया। फिर है थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 52 संविधान के भाग 5 का हिस्सा है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये संघ का जो है आपका 52 से लेकर के जो 171 तक जो भी आपका आर्टिकल चलता है वो आपका इसी में आता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पर जो है सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 नंबर भी, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 नंबर और 3 नंबर ये स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि ऑप्शन देख लो A नंबर। तो इसी तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब काफ़ी सारे बोल रहे हैं कि भाई परमार सर का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भाई थ्योरी सेक्शन से ही तो यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है ना। अगर थ्योरी अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो फिर ये सब क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मत सोचना कि मतलब यहाँ पर दिक्कत करेगा आपको। परमार सर का जो आपने पढ़ा है सफिशिएंट है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करना है जो नया पैटर्न आया उसको। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि जो आर्टिकल 54 में ये प्रावधान है, तो उससे संबंधित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है, वो तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल जो भी इलेक्शन होता है आपका राष्ट्रपति का, तो उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो पहला तो कि लोकसभा के सारे मेंबर्स, राज्यसभा के सारे मेंबर्स, प्लस में जो भी आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं आपके कौन विधानसभा के, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर जो है इलेक्शन में भाग लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो भी मनोनीत सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा को चाहे वो विधानसभा के, वो भाग नहीं लेते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जी हाँ, दिल्ली और जो पुडुचेरी का जो आपका विधानसभा क्षेत्र है ना, मतलब वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य जो इसमें भाग लेते हैं, जो भी इलेक्शन होता है आपका राष्ट्रपति का। थर्ड है आपका, संसद और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। जी नहीं, मनोनीत सदस्य नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो ओनली 1 और 2 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि A नंबर। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा हट के कुछ नहीं, बस थ्योरी पढ़े रहोगे आराम से बनेगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव में मतों के मूल्य से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखो मतों का मूल्य कहने का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वोट्स, किसका है, तो ये है आपका
किस चीज़ का पूछा है? चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला बोल रहा है आपका किसी विधायक के मत का मूल्य। देखो विधायक का मत का मूल्य कैसे निकलता है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा तो ये आराम से बन जाएगा आपका। बोल रहा है राज्य की जनसंख्या को राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या से विभाजित करके 1000 से गुना करने पर जो है आपका ये निर्धारित किया जाता है जो भी विधायक का वोट मूल्य होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट तो एकदम सही है आपका। ठीक है, ऐसे ही आपका विधायक का वोट का मूल्य निकलता है। सेकंड है आपका सांसद के मत का मूल्य अगर निकालना है तो उसके लिए क्या है, तो बोला सभी विधायकों के मतों की कुल मूल्य को निर्वाचित सांसदों की संख्या से विभाजित करके इसको जो है निकाला जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल भी यही है, तो ये मतलब सही है ये भी। ठीक है, तो मतलब संसद का अगर मत मूल्य निकालना है तो ऊपर में सभी विधायकों की मतों की कुल मूल्य और नीचे में आपका क्या लगना है, सांसदों की कुल संख्या, उससे विभाजित कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग का संसद का मत का मूल्य आ जाएगा। तो एकदम थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी अगर जिनको अच्छे से क्लियर होगा और याद होगा आराम से बन जाएगा ये सब। फिर है सांसद और विधायक के मतों का मूल्य हमेशा समान होता है। तो क्या ये बिल्कुल सही है? तो नहीं, ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सांसद और विधायक के मतों का मूल्य हमेशा समान ही होगा, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 और 2 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा-सा देखो टेक्स्ट थोड़ा-सा हो सकता है कि छोटा है क्योंकि थोड़ा-सा लंबा है, स्टेटमेंट बेस्ड है, तो एक स्लाइड में इतना ही अट पा रहा है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। चलो आगे, अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। ठीक है, देखो 54 है आपका इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, और अनुच्छेद 55 है आपका कि चुनाव किस तरीके से होगा। ठीक है, चुनाव की विधि वो आपका 55 में है, तो उससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, एकल संक्रमणीय मत की विधि होती है यहाँ पे। मतदान जो है खुला मतपत्र द्वारा किया जाता है, नहीं ओपन नहीं होता है, ये आपका गुप्त मतदान होता है यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर सही है और पहला नंबर सही है, दूसरा गलत हो जाएगा आपका, यानी कि 1 और 3 ओनली यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रपति के कार्यकाल जो कि आर्टिकल नंबर 56 में है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड, तो बोल रहा है कि उससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से लगभग 5 वर्ष के लिए जो है पद पर बने रहते हैं। तो क्या यह सही है? तो देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 5 वर्ष तक के लिए तो रहता है, तो सही है पहला वाला। उसके बाद राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले उपराष्ट्रपति को पत्र लिख करके इस्तीफा दे सकता है। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि राष्ट्रपति अपना जो है मतलब शपथ ये क्या बोलते हैं त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को ही देता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि पुनः निर्वाचन जो है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये आपको बता दें कि पुनः निर्वाचन जो आपका आर्टिकल नंबर 57 के तहत, ठीक है, जो नेक्स्ट इसका आर्टिकल है उसके तहत जो पुनः निर्वाचन के लिए वो पात्र होता है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल नंबर 57, यानी कि 57 से रिलेटेड। तो अभी मैंने बताया इसमें जो है पुनः निर्वाचन से रिलेटेड बातें हैं। तो देखो क्या क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है राष्ट्रपति पद पर रह चुका व्यक्ति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है। तो यही तो मैंने बताया था अभी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है राष्ट्रपति के कार्यकाल की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, कार्यकाल की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की संख्या पर कार्यकाल पूछ रहा है यहाँ पर, तो देखो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, देखो इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ आप हो सकते हो, लेकिन देखो ये सही स्टेटमेंट है। अब आप उस सेंस में लेके चलोगे कि राष्ट्रपति 5 साल तक के लिए ही रहता है, तो उस हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये गलत हो जाएगा आपका। लेकिन ये उस केस में नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूँ जैसे कि अमेरिका वाला जो होता है आपका, तो उसमें जो राष्ट्रपति का जो आपका होता है ना कि 2 बार से ज़्यादा वो जो है मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता है, मैक्सिमम वो 2 बार ही बन सकता है। तो उस सेंस में ये लेके चल रहा है आपका। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट है ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि भारत के संविधान में राष्ट्रपति का ऐसा रूल है कि राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐसा सीमा नहीं है। उसका वो जो है चाहे कितने साल तक के लिए भी वो चुनाव को लड़ सकता है, लेकिन जब तक वो एलिजिबल होगा तभी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो जी नहीं, इंडिया के संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे ना तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि अमेरिका वाले संविधान में ऐसा है कि वो जो है आपका सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो तीसरा नंबर हम लोग का गलत हो जाएगा और 1 और 2 हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा मुझे पता है, लेकिन वो उस सेंस में लेके चल रहा है कि राष्ट्रपति जो है भारत में राष्ट्रपति जो है सिर्फ 2 मतलब उसका कोई लिमिट है, मतलब इतने ही वर्ष तक वो जो है मतलब लड़ सकता है चुनाव। उस केस में यहाँ पर बात है मतलब पुनः निर्वाचन के लिए सिर्फ लिमिट है उसमें कि हाँ 2 बार 3 बार यही है, वो पूछ रहा है यहाँ पर। इसलिए सेकंड नंबर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि कोई सीमा नहीं होती है।
चलो आगे, तो इसका हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। अब आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति के लिए योग्यता, जो कि आर्टिकल नंबर 58 से है। वो ट्रिक आपको पता होगा ना, पक आनी कोका दुयो दसम, ठीक है, उससे आपको ये आर्टिकल याद हो जाएगा या इजीली, ठीक है। तो मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे तो सारे आर्टिकल अपने पढ़ ही लिया, 52 पढ़ लिया, 53, 54, 55, 56, 57, अभी 58 नंबर है। तो 58 नंबर योग्यता से रिलेटेड है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि योग्यता से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बोला हुआ भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए अगर वो योग्यता चाहिए तो, ठीक है। उसकी आयु जो है 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी सही होना चाहिए। वह लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए जो है योग्य होना चाहिए, तो जी हाँ, लोकसभा का जो भी आपका एलिजिबिलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है फुलफिल यहाँ पर करना पड़ेगा, तो वो आपका एलिजिबल होगा। तो 3 नंबर भी यहाँ पर सही है। आगे है, वह भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारा नहीं थी। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सब आपका जो है योग्यता है, जो कि आर्टिकल नंबर 58 में है। तो डी नंबर जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलो आगे। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 60 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो 60 में आपका शपथ से रिलेटेड है। तो वही बोला है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं। तो जी हाँ, शपथ तो लेना ही पड़ेगा सबको। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो जी हाँ, जो ओथ होता है ना राष्ट्रपति को, वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है इसको। तो पहले दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल थर्ड नंबर भी आपका जो है सही हो जाएगा कि जो अगर मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं रहेगा तो उसके जगह पर मुख्य मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उसको शपथ दिलाएगा। उसके बाद है, राष्ट्रपति संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और पालन करने की शपथ लेते हैं। तो चारों यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो ये आपने समझ लिया। आर्टिकल नंबर 16 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका ओथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 59 से संबंधित जो है कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या फिर किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे। तो वही बोला कि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन या फिर किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होगा, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग तो है लेकिन वो किसी सदन का हिस्सा नहीं होता है। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड है, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद है, राष्ट्रपति बिना किराए दिए राष्ट्रपति भवन का उपयोग करने के हकदार होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका, राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर जो है चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका वेतन होता है वो कौन से अनुसूची में है ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो कौन सा शेड्यूल में है। तो ये है आपका सेकंड नंबर में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति के महाभियोग, यानी कि आर्टिकल नंबर 61 में जो महाभियोग से रिलेटेड है, तो उससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो बोल रहा है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए पद से हटाया जा सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है कि आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, मतलब उसको उस पर अगर महाभियोग लगाया जाना है तो कोई भी संसद से ये आ सकता है, कोई भी सदन से, जैसे राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी। तो जी हाँ, ये भी सही है, क्योंकि दोनों में से कोई सदन में आपका जो है महाभियोग की बात उठ सकती है। उसके बाद है, प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। तो जी हाँ, प्रस्ताव अगर लाना है कि महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पर, तो उसके पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोला, प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से यहाँ पर पारित करना आवश्यक होता है। तो जी नहीं, ये हम लोग का यहाँ पर जो है, तो देखो मैं आपको सबसे पहले तो कि राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रोसेस ही समझाता हूँ, तभी आपका चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर महाभियोग लगाना है तो जैसा कि मैंने बोला कि लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी ये उठ सकता है। जिस भी सदन में उठा है, ठीक है, तो सबसे पहले उस सदन से जो है 1/4 यहाँ पर जो है मेंबर्स जो है उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए कि हाँ सब लोग एग्री हैं। अगर 1/4 हस्ताक्षर अगर आ जाता है कि हाँ इतने लोग जो है मतलब सहमत हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए, तो प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद जो है पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस जैसा कि मैंने बोला वो दिया जाता है। फिर उसके बाद दोनों सदन से जो आपका जो विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत कहने का मतलब 2/3 जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए, ठीक है। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे, ठीक है। अगर वो लोग वहाँ पर जो है सहमति दे देते हैं तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लग जाएगा और फिर राष्ट्रपति को जो अपना पद पे से हटना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आप चौथा नंबर ऑप्शन पर बड़ा, प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 जो है बहुमत में पारित होना यहाँ पर आवश्यक है। नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने उस पहले गलती बताया था, ठीक है ठीक है। देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको।
2/3 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है कुल कुल जितने भी है ना, ठीक है, टोटल मेंबर्स, ठीक है, वो 2/3 यहाँ पर जो है एग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत, बहुमत नहीं बल्कि 2/3, ठीक है, इसीलिए चौथा नंबर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कुल मतदान करने वाले प्रेजेंट एंड वोटिंग कम से कम 2/3 नहीं होना चाहिए, टोटल जितना भी है ना संख्या सदस्यों की, उसका जो है 2/3 मेंबर्स यहाँ पर जो है होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ नंबर जो स्टेटमेंट हम लोग का जो है गलत हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको। फिर से देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर लोकसभा या राज्यसभा मान लो कहीं पर भी जो है ये महाभियोग की बात उठी, तो सबसे पहले तो कि उस सदन से जो है 1/4 जो है मेंबर उस पर एग्री होने चाहिए, मतलब हस्ताक्षर होना चाहिए, तब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाएगा पहले, और फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से जो है आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स कि 2/3 जो है टोटल मेंबर्स जो है, 2/3 जितने भी मेंबर्स है उसका 2/3 मेंबर्स जो है फिर जो इस पर अगर एग्री करेंगे तो फिर यहाँ पर जो है हाँ, आपका जो महाभियोग की जो प्रोसेस है वो फिर आपका आगे बढ़ेगा और फिर उसको हटना पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो ओनली 1, 2 एंड 3 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। बाकी इसमें अगर डाउट होगा तो कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, उसको फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति यानी कि अनुच्छेद 62 जिसमें है कि उससे संबंधित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है कार्यकाल समाप्त होने, इस्तीफा, पद से हटने या फिर मृत्यु से रिक्ति हो सकती है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि मान लो कि कोई इस्तीफा दे दिया, पद से हट गया, अचानक कोई मृत्यु हो गया तो आपका जो पद से हट जाएगा, रिक्त हो जाएगा वो पद। तो बोल रहा है रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति की निर्वाचक तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति की निर्वाचन तथा मतलब जब तक कि नया राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाएगा तब तक वो जो है राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है, उपराष्ट्रपति। तो बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 तो सही है। थर्ड देख लेते, बोल रहा है रिक्ति भरने के लिए चुनाव 3 महीने के भीतर कराना आवश्यक है। तो 3 महीने नहीं 6 महीने होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर जो है वो कराना होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 3 महीने के ही अंदर करवाना है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगा, 1 एंड 2 हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट है आपका, देखो अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल सेशन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर, जो भी एग्जाम है उसके पहले। चलो तो 12 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो ये एमटीएस और सीएचएसएल वाले डाउट होगा कि एमटीएस सीएचएसएल वाले देख सकते हैं कि नहीं, तो देखो देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें आपको जो है फैक्ट तो क्लियर हो रहा है ना। फैक्ट मेन तो आपको क्या है, फैक्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी वन लाइनर टाइप का भी तो इससे आपको क्लियर हो जा रहा है, तो इसीलिए देख लेना आपको क्लास को। आगे राष्ट्रपति के पद में अस्थायी रिक्ति से संबंधित कथन पर विचार करें, ठीक है। मतलब अस्थायी, देखो दो तरह का होता है, एक होता है अस्थायी रिक्ति और एक होता है अस्थायी। मतलब एक तो कि मतलब मृत्यु ही हो गया तो पूरा का पूरा पद खाली हो गया, ठीक है। तो उस केस में जो है कुछ टेम्परेरी बेसिस पर जो है आपका अपॉइंट किया आता है वो राष्ट्रपति के पद पर, और एक होता है अस्थायी रूप से कि जैसे हटा फिर उसके बाद निर्वाचन हुआ, फिर वो अस्थायी रूप से फिर दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है। तो अस्थायी रिक्ति से पूछ रहा है रिलेटेड क्या स्टेटमेंट सही है। बोला यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या फिर किसी अन्य कारण से अपने कार्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति जो उनके कार्यों को देखता है। तो जी हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट। उसके बाद है आपका यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का पद देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद कौन देखेगा, तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है। यदि मुख्य न्यायाधीश जो उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो आपने मतलब समझ लिया कि पहले क्या, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो जो है राष्ट्रपति का कार्य देखेगा। यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 57 जो कि आपका राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से रिलेटेड है। तो बोला है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी संख्या में कार्यकाल के लिए पात्र होते हैं, मतलब किसी भी संख्या में, मतलब कि वो जब तक मतलब किसी भी संख्या कहने का मतलब कि चाहे वो जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचन में भाग ले मतलब हो सकता है उसका। तो जी हाँ बिल्कुल सही है कि पुनर्निर्वाचन का तो प्रावधान 57 में है ना, तो वो चाहे जितनी बार हो सके उतनी बार जो है वो चुनाव को लड़ सकता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। उसके बाद संविधान राष्ट्रपति के चुने जाने की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाता है। जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद कोई व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया क्वेश्चन लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक और 2 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 बार आपका अमेरिका में रूल है कि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही मतलब राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बन चुके हैं, अब इसके बाद वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट
अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 62 जो कि आपका 60 शपथ से यानी कि ओथ से है और 62 आपका जो चुनाव और 61 था आपका महाभियोग। तो एक 62 और 60 के संबंधित तथ्यों पर विचार करना पड़ा। राष्ट्रपति पद जो है ग्रहण करने से पहले शपथ लेना आवश्यक है, बिल्कुल। कार्यकाल समाप्त होने से पहले रिक्ति को भरने का चुनाव संपन्न होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे ही मतलब कार्यकाल समाप्त होने वाला होगा, ठीक है, उससे पहले ही जो है दूसरा चुनाव यहाँ पर जो है करवा लेना है, जो कि आर्टिकल नंबर 62 में रिलेटेड है। तो ये भी सही है आपका, यानी कि 1 और 2 सही है। उसके बाद है मृत्यु, इस्तीफा या पद से हटाए जाने से रिक्ति को 6 महीने के भीतर भरा जाना। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इस बार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और 2 बार कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो क्या ये बिल्कुल सही है? तो जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 2 बार कार्यकाल पूरा करने वाले ये एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो 1 नंबर तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद बोल रहा है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रामनाथ कोविंद जो भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। तो जी हाँ, तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि रामनाथ कोविंद जो है भारत के दूसरे यहाँ पर जो दलित राष्ट्रपति थे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है आपका भारत के उपराष्ट्रपतियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है। मोहम्मद हामिद अंसारी ने लगातार 2 कार्यकाल जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो ये बिल्कुल सही है। ये भी आपका जो हामिद अंसारी है वो लगातार 2 बार जो है उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए। हालांकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे तो इनका जो है वो भी मतलब टाइम पीरियड जो है क्या था, उपराष्ट्रपति सबसे ज़्यादा बार बनने वाले यही थे। और मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी लगातार 2 कार्यकाल जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो देखो थे लेकिन अब ये हट चुके हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर जो है अब गलत हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसलिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन डाल दिया आपको कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो आपको, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में नहीं है, अभी जो नए अगर बनने वाले अगर कोई पूछेगा तो याद रखिएगा, अगर करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। देखो इसका साफ आंसर है कि अभी तो इलेक्शन होगा ना, तो इलेक्शन अभी होगा तब तो नया उपराष्ट्रपति बनेगा। तो यहाँ पर याद रखना है 9 सितंबर को जब इलेक्शन होगा तो उसके बाद आपका जो नया यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति अपॉइंट होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी कि ओनली 1 एंड 2 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ तथ्यों पर विचार करना है। बोला डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो जी हाँ, ये पहला सही हो जाएगा आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति के पद पर होते हुए ही इनका मृत्यु हो गया था। फिर बीडी जती ने फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। मतलब बीडी जती ने जो है मतलब जो फ़खरुद्दीन अली पहले थे उनकी मृत्यु के बाद ये काम किए थे। तो जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सेकंड नंबर स्टेटमेंट। थर्ड है वीवी गिरी जो एकमात्र व्यक्ति थे। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका वीवी गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद पर कार्य किया है। तो जी हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर वीवी गिरी के अलावा आर वेंकटरमन और जो शंकर दयाल शर्मा है उन्होंने भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद पर कार्य किया है। तो ये एकमात्र नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोग गलत हो जाएगा। तो वीवी गिरी के अलावा मैं आपको नाम लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन है। तो पहला आपका अलावा आर, ठीक है, मतलब सॉरी क्या हो जाएगा आपका एक आर वेंकट रमनी, ठीक है, आर वेंकट रमनी, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे एक और है आपके शंकर दयाल, शंकर दयाल, ये 2 भी आपके हैं जो कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद पर जो यहाँ पर कार्य कर चुके हैं। तो इसलिए थर्ड नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 एंड 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखो यहाँ पर बोला प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है। तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य हो सकता है। तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है, वो आपका राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी क्या थे, वो प्रधानमंत्री थी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा का ही मेंबर रहेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो जी बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 3 यहाँ पर जो सिर्फ सही होगा, इस पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना। बोर्ड है संविधान का अनुच्छेद 74 जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ये वाला। आगे बात करते हैं। बोल रहा है 42वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जो है अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो उसके तहत जो है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य कर दिया। मतलब मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा राष्ट्रपति को, ठीक है। तो
ये आपका 42nd अमेंडमेंट से यहाँ पर किया गया। उसके बाद थर्ड अगर बात करेंगे तो बोला 44th अमेंडमेंट ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए जो है कहने का प्रावधान दिया है। तो जी हाँ, ये भी आपका स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि जो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 ने, तो उसमें जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए जो है कहने का प्रावधान दिया जाएगा। तो ये सब देखो इसी तरीके से डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो डीप में आपको जो है याद करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बस आर्टिकल पढ़ लिए हो गया काम, नहीं, हर एक आर्टिकल के बारे में, हर एक अमेंडमेंट के बारे में आपको जो है चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, कि 42वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, 44th से क्या हुआ, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इस पर क्या है, सही है आपका, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तो ऊपर ऊपर आपको याद ही होगा कि आर्टिकल 74 जो है वो आपका 74वां जो है आपका वो राष्ट्रपति को सहायता देने से संबंधित है, जो भी मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है, कि एक मंत्रिपरिषद होगा वो राष्ट्रपति की सलाह देगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के आकार और संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करा। बोला 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार जो है मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा की कुल शक्ति का 15% जो है यहाँ पे उससे ज़्यादा अधिक नहीं हो सकती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऐसा बोला गया कि जो भी आपका मंत्रिपरिषद का गठन होगा ना, ठीक है, तो उसमें जो है जितने भी यहाँ पर मतलब अगर बात करें, सॉरी, मतलब जितने भी मंत्री होंगे ना लोकसभा की, जितना भी आपका टोटल संख्या होगा, निर्वाचित संख्या, उसका 15% से ज़्यादा जो है यहाँ पे मंत्री नहीं होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। उसके बाद अगर बात करेंगे, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य न होते हुए अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। तो जी बिल्कुल, 6 महीने तक तो रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद जो है वो किसी न किसी मतलब उसको जो है यहाँ पे बात करेंगे तो 6 महीने के बाद जो है उसको किसी न किसी मतलब सदस्य का यहाँ पर जो है सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर भी आपका सही है, पहला भी सही है। थर्ड है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। तो जी हाँ, तीनों सही हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का। तो 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 76 में आपका है भारत का अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करती है, ठीक है। उसके बाद भारत के महान्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता होनी चाहिए। तो जी हाँ, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो होना चाहिए। तो ये भी सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी संघ जो है मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। महान्यायवादी संघ मंत्रिमंडल के सदस्य होते नहीं, बिल्कुल नहीं। तो थर्ड नंबर जो गलत हो जाएगा, सिर्फ 1 एंड 2 हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अटॉर्नी जनरल देश का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और एक होता है इसका सॉलिसिटर जनरल, जो कि इसकी जो है सहायता करता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण करता है, यानी कि जो है जब चाहेगा राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है। बाकी इसका जो वेतन वगैरह है कौन डिसाइड करता है, तो वही संसद ही इसको जो डिसाइड करती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अटॉर्नी जनरल के बारे में 76 में है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। बाकी चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका भारत सरकार के संचालन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोर्ड संविधान का अनुच्छेद 77 जो है वह भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो आर्टिकल नंबर 77 है वो आपका भारत सरकार के कार्यों का संचालन से ही संबंधित है। उसके बाद है भारत सरकार के सभी कार्य प्रधानमंत्री के नाम से किए जाएंगे। क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं आपका। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है ना ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। उसके बाद द प्रेसिडेंट मेक्स रूल्स फॉर द एलोकेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के कार्यों के आवंटन और लेन देन के लिए जो है नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। तो जी हाँ, थर्ड स्टेटमेंट सही है और पहला भी सही है, यानी कि 1 एंड 3 इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि भारत सरकार के जो सभी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बोर्ड अनुच्छेद 21A जो है भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ये तो थोड़ा सा गलती क्वेश्चन सेट हो गया लगता है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार प्रदान है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है 21A जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये गलती से ऐड हो गया ये वाला टॉपिक। आगे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल। किसने कहा था संविधानों की आत्मा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इसको। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 32 जो भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति कहाँ से आ जाएगा भाई, राष्ट्रपति थोड़ी रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ना, आर्टिकल नंबर 32 के तहत। तो इसलिए यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलो आगे नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। ठीक है, उसके बाद है संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है लेकिन मूल संरचना को नहीं, ये भी बिल्कुल सही है आपका। और ये कौन सा केस में आपका बोला गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये सब चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये चीज़ बताइएगा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मानूंगा कि मैं आप लोग की पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो। ठीक है, फिर आगे से मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा कि जो आपका ये किया गया था कि मूल संरचना को वो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता लेकिन संशोधन कर सकती, कौन से केस में ये बोला गया था। तो यहाँ पर ओनली वन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सॉरी सही हो जाएगा ना, दोनों दोनों तो सही हो ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि संशोधन तो कर ही सकते लेकिन वही है कि मूल संरचना को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। आगे आपका नेक्स्ट, भारत के संसद को गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, संसद के गठन से संबंधित पूछ रहा है कि भारत के संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये 79 नंबर आर्टिकल से रिलेटेड है। आगे है लोकसभा फर्स्ट मेट ऑन 17 अप्रैल 1952, यानी कि लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 17 अप्रैल को हुआ था लोकसभा का, राज्यसभा का पूछेगा तो 13 मई को हुआ था। ठीक है, चलो ये हो गया। बाकी गठन जो है दोनों का एक ही दिन पे हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है लोकसभा द राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 1952, यानी कि राज्यसभा का गठन पहली बार मई में हुआ था यहाँ पे। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हम लोगों का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि इसमें 13 मई को जो आपका हुआ था यहाँ पर, तो याद रखिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर कि 13 मई को हुआ था आपका राज्यसभा का, सॉरी गठन पूछ रहा है ना, लेकिन गठन तो हुआ था 3 अप्रैल को ना, गठन हुआ था 3 अप्रैल, तो यहाँ पर बिल्कुल थर्ड नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, बैठक और देखो गठन दोनों में अंतर है। तो अगर गठन बोलेगा तो वो 3 अप्रैल, ठीक है, और बैठक बोलेगा तो 13 मई। ठीक है, तो अगर गठन बोलता तो सही हो जाता, लेकिन बैठक बोला तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 2 हम लोग का सही हो जाएगा। बाकी फर्स्ट मेट यहाँ पर पहली बैठक 17 अप्रैल को हुई थी लोकसभा की, और राज्यसभा की हुई थी 13 मई को, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये गठन हुआ था आपका राज्यसभा का कब, तो ये हुआ था 3 अप्रैल को। और अगर लोकसभा का गठन पूछेगा, लेकिन एक मिनट भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पे। देखो सेकंड नंबर भी यहाँ पर जो गलत होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बैठक बोल रहा है। ठीक है, तो बैठक दोनों का सेम डे हुआ था। देखो मैं फिर से आपको जो अच्छे से बताता हूँ, यहाँ पर इरेज कर देता हूँ मैं सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि देखो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होगा फिर एग्ज़ाम में गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। देखो अगर सबसे पहले बताऊँ गठन का, ठीक है, तो गठन में अगर मैं बात करूँ लोकसभा का हुआ था आपका 17 अप्रैल को। ठीक है, 17 अप्रैल। राज्यसभा का हुआ था आपका 3 अप्रैल को। ठीक है, अगर बोलेगा बैठक यानी कि सीटिंग, तो बैठक जो याद रखना है दोनों का, लोकसभा का और राज्यसभा का, दोनों का जो है आपका कब हुआ था, 13 मई को ही हुआ था। यानी कि बैठक 13 मई को हुआ था लेकिन गठन अलग अलग डेज पे हुआ था आपका। तो देखो सेकंड नंबर स्टेटमेंट क्या बोला, पहली बैठक बोल रहा है, तो बैठक तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इस दिन तो गठन हुआ था आपका। तो इसलिए 2 नंबर भी आपका गलत हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ हम लोग का एक सही होगा, यानी कि ऑप्शन ही हम लोग का गलत है, यानी कि 1 ओनली हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज़ याद कर लेना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि लोकसभा की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि लोकसभा का संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो देखो पहला बोल रहा है आपका कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 550 होती है। तो अधिकतम संख्या 550 नहीं होती है, बल्कि कितनी होती है, 552 होती है। ठीक है, तो ए गलत हो जाएगा। ठीक है, कुल सीटों में से 238 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सॉरी नहीं, निर्वाचित सदस्य 238, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले होता था आपका कि 12 सदस्यों को जो भी है वो मनोनीत किया जाता था, मतलब सॉरी ये राज्यसभा का चीज़ दे दिया है। ठीक है, लोकसभा में आपको बता दें कि 530 राज्यों से चुनते हैं और 20 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। इसमें कोई आपका जो है यहाँ पे 238 का प्रावधान नहीं है, ये राज्यसभा वाला दे दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा दूसरा भी। तीसरा है 12 सदस्य जो है साहित्य विज्ञान कला इन सब के क्षेत्र में, तो नहीं, पहले होता था मनोनीत सदस्य लेकिन अब यहाँ पर जो है नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये राज्यसभा वाला दे दिया है यहाँ पे। तो देखो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा इसका सही होना चाहिए था 552। इसमें होना चाहिए कि 530 जो है वो आपका राज्य से, और 20 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश से, इस तरीके से होता है आपका। और थर्ड वाला ये राज्यसभा का दिया हुआ है इसलिए गलत है, यानी कि कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है इसका आंसर। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोल रहा है पहला, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। तो क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा।
कि 250 तो होता ही है, तो पहला सही हो जाएगा। सेकंड है 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जी हाँ बिल्कुल, वही जो यहाँ पर गलत किया हम लोगों ने, वही कि 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला, ये सब के क्षेत्र में जो आपका ये चुनते हैं, ठीक है, मतलब मनोनीत करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत होता है, ठीक है, गुप्त मतदान होता है। जैसा हम लोगों ने राष्ट्रपति का पढ़ा था वैसा ही इसका भी इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हम लोग लोकसभा में चुन के भेजते हैं ना, वही लोग वहाँ पर जाकर के चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें याद रखिएगा, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 33 नंबर। संसद जो है सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे बढ़ाया जा सकता है, तो जी हाँ ये भी सही है। राष्ट्रपति मतलब अगर कोई आपातकाल आ गया, राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसमें जो है बढ़ाया जा सकता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1 साल के लिए, ठीक है, मिनिमम एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो 5 साल का होता है, लेकिन ऐसे आपातकाल में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 जो सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल जो किसी भी परिस्थिति में घटाया नहीं जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल की बात करें कर रहे हैं यहाँ पे, तो घटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, घटाया भी जा सकता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव मतलब कि आ गया, मान लो, ऐसे तो राष्ट्रीय आपात में आपका बढ़ सकता है, लेकिन अगर मान लो अविश्वास प्रस्ताव आ गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो उसमें क्या होगा, घटित हो जाएगा, पूरा का पूरा लोकसभा ही भंग हो जाता है यहाँ पर। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब घटाया नहीं जा सकता किसी परिस्थिति में, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 और 2 यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखो असर्शन एंड रीजन, इस पर भी क्वेश्चन आता है आपका, इसलिए मैंने इसको भी टाइप करवा दिया आपको। देखो राज्यसभा का सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो देखते हैं पहला असर्शन तो हम लोग का देखो सही लग रहा है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के राज्यसभा जो है वो इसका जो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सेकंड रीजन क्या बोल रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होते हैं और सदस्य के रूप में कार्य करता है, तो जी नहीं, रीजन हम लोग का गलत हो जाएगा, असर्शन हम लोग का सही है। यानी कि देख लो ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये हो जाएगा सही, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी आपका उपराष्ट्रपति होता है ना, या फिर जो भी सभापति होता है, ठीक है, वो जो है आपका मेंबर नहीं होता है उस सदन का, राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग का गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव जो है उसके सदस्यों में से किया जाता है, तो यह असर्शन है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव उसके सदस्यों में से किया जाता है, या फिर उपसभापति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखो पहला तो सही है कि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो उसी सदस्यों में से किया जाता है, लेकिन उपसभापति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि वो सदन का जो मेंबर्स होता है वो लोग करते हैं, इसलिए पहला तो सही हो जाए, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी कि ए सही है, आर गलत है। ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। क्यों गलत है मैंने बता दिया आपको। आगे है आपका, संसद के सत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं, तो जी हाँ पहला तो सही लग रहा है। उसके बाद देखिए पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री संसद सत्रों की शुरुआत और समाप्ति की तिथि जो है तय करते हैं, तो क्या मतलब ये असर्शन तो सही लग रहा है, लेकिन रीजन के बारे में क्या कहना है, तो देखो रीजन भी हम लोग का यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, रीजन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको बता दें, रीजन इसलिए गलत है ना, क्योंकि देखो प्रधानमंत्री नहीं करता, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल की एक समिति होती है, उसके द्वारा ये जो है समय की तिथि वगैरह जो है, मतलब कि कब समाप्त होगा कब शुरू होगा, ये सब आपका डिसाइड होता है, लेकिन एक्चुअल में फाइनल डिसीजन जो वो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, तो इसीलिए रीजन जो यहाँ पर गलत है, असर्शन सही, यानी कि ए इज करेक्ट एंड आर इज गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे है संसदीय सत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला बजट सत्र जो है सामान्यतः जुलाई अगस्त में होता है, तो जी नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि बजट सत्र तो आपका वही अप्रैल मई के समय में होता है आपका। नेक्स्ट है आपका, संसद के बीच दो सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका, कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक साल में कम से कम 2 सेशन तो होना अनिवार्य। 3 तरह के सेशन होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, एक होता है आपका बजट सेशन, एक होता है आपका मानसून सेशन, और एक होता है आपका शीतकालीन, ठीक है। तो बजट वाला जो है आपका सबसे पहले होता है अप्रैल मई में, ठीक है। तो हर एक याद रखना है कि 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ 2 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के उपसभापति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है कि यदि उपसभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते तो वह पद खाली हो जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखते हैं, उपसभापति की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो देखो उपसभापति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि राज्यसभा के जितने मेंबर्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है, तो इसलिए दूसरा तो गलत हो जाएगा। पहला क्या बोला, यदि उपसभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो वह पद खाली हो जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
सही इसलिए क्योंकि जो उपसभापति हो वो मेंबर तो होता है, लेकिन सभापति के बारे में मेंबर नहीं होता, याद रखिएगा। सभापति जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन उपसभापति जो है राज्यसभा का ही मेंबर होता है। राज्यसभा के ही जो मतलब मेंबर्स होते हैं उसमें से कोई जो है चुन करके उपसभापति बनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा हम लोग का गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 88 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बोल रहा है कि भारत का महाधिवक्ता को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, मतलब अटॉर्नी जनरल की यहाँ पर जो है बात हो रही है कि भारत का जो महाधिवक्ता होता है उसको संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है। तो जी हाँ, अधिकार तो होता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता है, ये चीज़ सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, भारत का महाधिवक्ता को किसी भी सदन में मतदान करने का अधिकार है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। पहला सही है, वो भाग जरूर ले सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाग ले सकता है, उसमें वोटिंग नहीं कर सकता है, इसलिए वो ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बोलना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको, या फिर जो उपाध्यक्ष होता है उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं सही कैसे है भाई, देखो गलत हो जाएगा ना। बोला लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है, हमको ये नहीं हटाते हैं, बल्कि वही जो मेंबर हैं मतलब वो लोग मिलकर के हटाते हैं इसको। चलो नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को राज्यसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो जी हाँ, सेकंड नंबर भी हम लोग का सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है भाई, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को राज्यसभा में पारित, यहाँ पर जो गलत हो जाएगा ना ये। देखो थोड़ा सा डीप में है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए समझना है। देखो दो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो चेयरमैन को हटाने का तरीका अलग है राज्यसभा में, और डिप्टी चेयरमैन को हटाने का अलग है। यानी कि सभापति को अगर हटाना है तो उसमें देखो पहला तो कि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होना है, ठीक है, लेकिन इसमें लोकसभा की भी सहमति आवश्यक है। यानी कि इसीलिए राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा का भी सहमति आवश्यक है अगर सभापति को हटाना है। लेकिन उपसभापति के लिए वही कि राज्यसभा का जो है सिर्फ प्रस्ताव पारित होना चाहिए, लेकिन सभापति के लिए भी यहाँ पर राज्यसभा ही बोला, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा का भी यहाँ पर जो है क्या है, सहमति होना चाहिए। इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला तो सीधा गलत था, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं हटाता है, वो लोकसभा का जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है तब हटता है। तो यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब 1 एंड 2। नेक्स्ट है आपका, संसद में प्रश्नों के प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर आवश्यक होता है और इसके बाद पूरक प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो जी हाँ, पहला सही है कि जो आपका तारांकित यानी कि मार्क्ड क्वेश्चन होते हैं उसका मौखिक उत्तर क्या होता है, आवश्यक होता है। और इसके बाद फिर क्या होता है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, दो तरह के आपके पूछे जाते हैं ना, एक होता है तारांकित, एक होता है अतारांकित। तो अतारांकित में होता है कि आप मौखिक रूप में जो यहाँ पर उत्तर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर तो सही है। ठीक है, और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नहीं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते ना, सेकंड सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। पहला वाला में पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब देखो तारांकित प्रश्न में मौखिक रूप से उत्तर देना आवश्यक होता है और इसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी नोटिस वगैरह देना होता है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। लेकिन सेकंड वाला जो बोला अतारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर, ये तो सही है, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है इसमें। तो सेकंड नंबर इस कारण से गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति तय करते हैं। नहीं, चुनाव की तिथि तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, तो ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, आगे है उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि उपाध्यक्ष स्वयं तय करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है लोकसभा का भाग होने के बाद वह तुरंत भंग हो जाती है। लोकसभा के भंग हो जाने के बाद वह तुरंत भंग हो जाती है, तो जी हाँ बिल्कुल, लोकसभा के भंग अगर हो जाता है तो तुरंत सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ओनली 3 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक मिनट भाई, देखो अध्यक्ष का चुनाव तो राष्ट्रपति ही तय करता है ना, तो ये तो सही होना चाहिए। देखो ये सही होना चाहिए, ठीक है, पहला वाला सही होना चाहिए, पहला वाला सही होगा। ठीक है, दूसरा वाला गलत है और तीसरा वाला भी गलत है आपका, तो इसलिए ओनली 1 यहाँ पर होगा, ना कि ओनली 3। सॉरी 1 एंड 3 होगा ना। लोकसभा का भाग होने के बाद वो तुरंत यहाँ पर जो है भंग हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 3 तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 1 एंड 3 ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा सिर्फ नहीं होगा। ठीक है, पहला तो कि अध्यक्ष का चुनाव जो है राष्ट्रपति तय करता है, ये बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष का चुनाव की तिथि उपाध्यक्ष नहीं बल्कि अध्यक्ष अध्यक्ष तय करते हैं। ठीक है, और लोकसभा भंग होने के बाद वो तुरंत भंग हो जाती है, ये चीज़ तो आपको पता होगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 95 के अनुसार उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों का पालन करते हैं, तो क्या ये सही है, तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
कि अनुच्छेद 95 में जो अध्यक्ष के पद की रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा उनके कर्तव्यों का पालन किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो जी हाँ, आर्टिकल नंबर 96 में जो है अध्यक्ष या फिर जो उपाध्यक्ष है उसको पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 97 है, उसमें संसद का वेतन का उल्लेख है। तो 97 में वेतन का उल्लेख है, जितने भी आपके सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, इन सब का जो वेतन से रिलेटेड है ये, तो तीनों यहाँ पर जो सही हो जाएगा, यानी कि सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 95, 96, 97 यहाँ से आर्टिकल आपको याद हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बोर्ड निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो बोर्ड अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों की शपथ का प्रावधान है। तो 99 में जो है क्या शपथ है, तो जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 में आपका शपथ का ही प्रावधान है। जितने भी आपके संसद का सदस्य, जैसे सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, ठीक है, तो इन सब का यहाँ पर जो है संसद सदस्यों की जो है शपथ का प्रावधान यहाँ पर है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। शपथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर तुरंत पद छोड़ देते हैं? नहीं, शपथ दिलाने के बाद कैसे छोड़ देगा भाई, तो गलत हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 100 का 1 में मतदान और कोरम का प्रावधान है। तो जी हाँ, पहला सही हो जाएगा आपका कि 101 में जो आपका कोरम आपको समझ में आता होगा ना, और मतदान, ठीक है, मतदान और कोरम का प्रावधान है। कोरम की न्यूनतम संख्या 1/10 सदस्य होती है। तो जी हाँ बिल्कुल सही है ये भी आपका। अनुच्छेद 100 के 4 के तहत कोरम पूरा होने पर बैठक स्थगित की जा सकती है। बैठक स्थगित क्यों होगा? अनुच्छेद 104 के तहत कोरम, अच्छा कोरम पूरा नहीं हुआ तब, ठीक है, कोरम पूरा होगा तब तो बैठक होगा ही, नहीं होगा तो, ठीक है, तो इसे 3 नंबर गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 101 याद रखना है, मतदान और कोरम से रिलेटेड है। कितने मेंबर्स चाहिए बैठक के लिए, तो 1/10 कम से कम मेंबर्स होने चाहिए, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उस सदन के, तो उसमें 1/10 मेंबर्स होने चाहिए, तब आपका जो बैठक होगा। नहीं होगा तो यहाँ पर जो है बैठक को स्थगन करना पड़ेगा 104 के तहत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 101 में संसद की सदस्यता से त्यागपत्र का प्रावधान है। मतलब 101 में संसद जो है संसद की सदस्यता से त्यागपत्र का प्रावधान है। तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो है सही हो जाएगा आपका पहला। फिर उसके बाद 102 में है सदस्यता की अयोग्यता के आधार का उल्लेख। ठीक है, बिल्कुल 102 में आपका अयोग्यता से रिलेटेड है। ठीक है, 103 में राष्ट्रपति अयोग्यता मामलों में अंतिम निर्णय लेते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा आपका कि राष्ट्रपति जो है अयोग्यता के मामले में अंतिम निर्णय लेते हैं, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसमें भी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करना। बोल रहा है अनुच्छेद 102(1) के अनुसार दिवालिया घोषित व्यक्ति सदस्य बनने के योग्य नहीं होते हैं। मतलब 102(1) के अनुसार दिवालिया घोषित व्यक्ति सदस्य बनने के योग्य नहीं होते, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब वही अयोग्यता के बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 102(2) में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का उल्लेख है। तो जी हाँ ये भी सही हो जाएगा आपका। थर्ड है आपका 2003 में दल बदल कानून में संशोधन किया गया था। तो क्या 2003 में किया गया था आपका? तो जी हाँ बिल्कुल 2003 में आपका किया गया था। जो भी आपका दल बदल जो 91वां अमेंडमेंट हुआ था, याद रखिएगा, तो उसके तहत जो है यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया था दल बदल कानून में। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर इस बार सही है। नेक्स्ट है आपका दल बदल के तहत अयोग्यता के मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तो क्या जो अध्यक्ष होता है उसका निर्णय अंतिम होता है? तो जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। उसके बाद है अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। जी बिल्कुल गलत है, अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जाती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के निर्णय पर सीमा लगाई थी। अध्यक्ष के निर्णय, ठीक है, अध्यक्ष के निर्णय, जी हाँ अध्यक्ष के निर्णय पर सीमा लगाई थी, और इसमें जो है वही था कि मतलब उसमें जो है समीक्षा कर सकती है जो भी सुप्रीम कोर्ट होगी। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा आपका, यानी कि 1 और 3 किसमें है? सी में है। आगे है आपका अनुच्छेद 103(1) में अयोग्यता मामलों पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। जी हाँ ये सही है। उसके बाद है अनुच्छेद 103(2) के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। गलत, लेते हैं परामर्श। चुनाव आयोग की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। चुनाव आयोग की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर जो है तीसरा भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाध्यकारी तो होता ही है, ठीक है, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, यानी कि ए। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 104 में संसद सदस्य के वेतन पर कर न देने पर जुर्माना और सदस्यता समाप्ति का प्रावधान है। मतलब संसद सदस्य के वेतन पर कर न देने पर जुर्माना, तो कोई यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? बोर्ड अनुच्छेद 104 में संसद सदस्य न के वेतन पर कर न देने और जुर्माना की सदस्यता समाप्ति का प्रावधान है। तो गलत है ना, क्योंकि इसमें कर वगैरह तो कुछ देना ही नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों की विशेषाधिकार और स्वतंत्रता का उल्लेख है।
तो जी हाँ, 105 में संसद और उसके सदस्यों की समितियों के विशेषाधिकार और शक्तियों का उल्लेख है, तो 2 नंबर तो बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड नंबर है अनुच्छेद 105(2) में न्यायालय में दिए गए भाषण के लिए सदस्यों पर कार्रवाई हो सकती है, कोई नहीं कार्रवाई हो सकती है भाई। तो ओनली 2 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। पहला, कोई कर नहीं देना है, ठीक है, चूँकि यहाँ पर लिख दिया गया कर न देने पर जुर्माना, तो कर लगता ही नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेतन पर कर न देने का मतलब यहाँ पर जो है नहीं होता है। इसके अलावा 105 ये वाला सही हो जाएगा आपका। 3 नंबर गलत, यानी कि ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू कहाँ है? ओनली टू नहीं है, ऑप्शन गलत है। अच्छा है तो बी नंबर में। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे 51 नंबर है, अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद कानून बनाकर के सदस्यों के वेतन और भत्ते तय करती है। तो आर्टिकल नंबर 106 के तहत ये किया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हम लोगों का। सेकंड है आपका, संसद सदस्य अपने वेतन और भत्ते स्वयं तय नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, संसद सदस्य अपने वेतन और भत्ते स्वयं तय नहीं कर सकते, जबकि वो कानून बना करके होता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है, संसद कानून के बिना भी वेतन तय कर सकती है। कानून के बिना भी वेतन तय कर सकती है संसद, या क्या यह सही है? हम्म, तो देखो, तीसरा अगर सही होगा तो फिर दूसरा भी सही हो जाएगा, है कि नहीं? संसद सदस्य अपने वेतन और भत्ते स्वयं तय नहीं कर सकते हैं। देखो, दूसरा गलत हो जाएगा फिर, मतलब वही कहने का मतलब है कि अगर तीसरा सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो देखो, संसद कानून के बिना भी वेतन तय कर सकती है। कानून के बिना कैसे कर सकती है? कानून बना करके वेतन तय करेगी ना, तो तीसरा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, वेतन और भत्ते स्वयं तय नहीं कर सकते, कर सकती है। ठीक है, तो 1 एंड 2 यहाँ पर जो सही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पावर दिया गया है संसद को कि वो अपना कानून बना करके जो अपना वेतन और भत्ते को तय कर सकती है। तो तय नहीं कर सकते, यानी कि ये दूसरा भी गलत हो जाएगा ना आपका। लेकिन तय नहीं कर सकती ये बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तय तो कर ही सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, यानी कि अपना वेतन और भत्ता को तय कर सकती है कानून के द्वारा, लेकिन कानून के बिना नहीं कर सकती, यानी कि तीसरा गलत हो जाएगा। पहला सिर्फ सही होगा इसमें, यानी कि केवल 1, ओनली 1 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ओनली 1। चलो नेक्स्ट 52nd नंबर। 52nd है, कोई भी विधेयक जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई भी विधेयक। ठीक है, तो विधेयक की बात करेंगे तो देखो, अलग अलग प्रकार के विधेयक होते हैं, लेकिन इसमें से जो मनी बिल होता है ना, वो सिर्फ आपका लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो इसलिए कोई भी विधेयक अगर बोला तो ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर मनी बिल को लेकर के बात होती तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर सही है। धन विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, गलत है, क्योंकि सिर्फ लोकसभा में आपका प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक पारित करने में दोनों सदनों की समान भूमिका होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल, साधारण विधेयक पारित करने में दोनों सदनों की समान भूमिका होती है, यानी कि 1 एंड 3 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग 53 नंबर। 53 नंबर है, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो गतिरोध की स्थिति में बुलाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल का यूज करके? तो आर्टिकल नंबर 108 का यूज करके। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 108 का यूज करके यहाँ पर जो है साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकती है। तो पहला तो सही हो जाएगा। आगे, संयुक्त बैठक में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन, मतलब इसकी जो अध्यक्षता है वो करता है, कौन करता है? संयुक्त बैठक में राज्यसभा का अध्यक्ष जो है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर जो है राज्यसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक में राज्यसभा का थोड़ी करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। तीसरा, संयुक्त बैठक कब अब तक केवल 3 बार हुई है? मतलब संयुक्त बैठक 3 ही बार हुई है। तो जी हाँ, बिल्कुल 3 ही बार हुई है, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा आपका। कब कब आपका हुआ ये थोड़ा सा बता दीजिएगा तो ज़्यादा सही हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कब कब जो आपका संयुक्त बैठक हुआ है। एक तो आपका वो दहेज निरोधक वाला था एक, ठीक है, एक दहेज निरोधक वाला था एक। ठीक है, उसके बाद एक बैंक वाला कुछ करके था। ठीक है, और एक था पोट्टा कुछ करके। ठीक है, पोट्टा एक्ट था उसको लेकर के। तो 3 बार यहाँ पर जो टोटल संयुक्त बैठक हो चुका है, तो यहाँ पर 1 एंड 3 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 54 नंबर। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के लिए विशेष प्रतिक्रिया का उल्लेख क्या है? तो 109 में धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया का मतलब धन विधेयक 109 में है, तो क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। 109 में अगर बात करेंगे तो जी हाँ, 109 में आपका धन विधेयक है। 10 अगर पूछता है तो उसमें क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर 109 नंबर बिल्कुल सही है, उसमें धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा में प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही है। धन विधेयक पर राज्यसभा का केवल 14 दिन में सुझाव दे सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है, कि अगर राज्यसभा 14 दिन तक जो है वो रख सकती है, उसके बाद अगर वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करती है तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो है वहाँ से पास हो गया है। ठीक है, तो इसमें धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा पावर मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि सभी सही।
नेक्स्ट बात करते हैं 55 नंबर बोल रहा है धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई, तो अभी मैंने बताया था आपको, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, तो क्या ये सही हो जाएगा कि जो धन विधेयक है उसको कौन डिसाइड करता है? ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, तो दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा। आगे है राज्यसभा जो है धन विधेयक को संशोधित कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मनी बिल के मामले में कोई ऐसा पावर इसको जो है नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पर जो है 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बोला अनुच्छेद 111 के अनुसार दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो है सही है, अंतिम फैसला जो यहाँ पर राष्ट्रपति का ही होता है, तो 1 नंबर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा स्टेटमेंट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो है विधेयक को स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं या फिर पुनः विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, देखो सब मतलब जो भी आपका बिल होता है उसमें हो सकता है, लेकिन मनी बिल को छोड़ करके मनी बिल में जो है वो स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है और ना ही वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यानी कि सेकंड नंबर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हम लोगों का। थर्ड है आपका किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए जो है विधेयक वापस भेज सकते हैं। संवैधानिक संशोधन का मामला में बोला तो संवैधानिक संशोधन मामले में नहीं भेज सकता है। ठीक है, ये 24 नंबर अमेंडमेंट जो आया था 1971 में, तो उसमें ये चीज़ बोला गया था कि जो भी आपका होगा ना, तो उसमें संवैधानिक संशोधन का जो मामला होगा उसमें ये नहीं काम कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे। लेकिन एक मिनट, हाँ सेकंड नंबर तो सही होगा ना, क्योंकि मनी बिल थोड़ी बोला है इसमें, मनी बिल नहीं बोला ना, विधेयक बोला है सिर्फ। अगर मनी बिल बोलता तो अगर अगर मनी बिल नहीं बोला तो पहले दूसरा तो सही होगा ना, कि वो भेज सकता है, स्वीकृति देने के लिए मना कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उसके पास वीटो पावर होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो होता है, अलग अलग प्रकार के वीटो पावर्स होते हैं, उसका वो यूज कर सकती है। ठीक है, लेकिन मनी बिल में नहीं कर सकती है, ना ही संवैधानिक संशोधन के मामले में कर सकती है, तो इसलिए 1 और 2 यहाँ पर जो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, और लगभग खत्म है आप, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, बस 10 क्वेश्चन और है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, 112 में आपका बजट शब्द का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, तो 112 बिल्कुल सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, गलत, क्योंकि बजट का उपयोग नहीं किया गया, तो ओनली 1 और 2 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 113 के अनुसार संसद की स्वीकृति के बिना भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है, मतलब कि बिना संसद की स्वीकृति के भारत की संचित निधि से कोई खर्चा नहीं किया जा सकता है। क्या ये आर्टिकल नंबर 113 बोलता है? तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है कि भारत की संचित निधि पर सभी न्यायालय और राष्ट्रपति का अधिकार होता है, तो नहीं, सभी यहाँ पर जो नहीं होता है, इस पर सिर्फ और सिर्फ संसद का नियंत्रण होता है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, सेकंड गलत हो जाएगा आपका। थर्ड क्या बोला, किसी भी अनुदान को संसद के दोनों सदनों द्वारा यहाँ पर पारित होना आवश्यक होता है, मतलब कोई भी अनुदान है, मतलब कोई भी ग्रांट है, तो उसको पास होने के लिए दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, क्या ये बिल्कुल सही है? तो जी हाँ सही है, तो ओनली 1 और 3 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, कोई भी ग्रांट है उसको संसद के दोनों सदनों से यहाँ पर जो है पारित होना चाहिए, यानी कि 1 और 3 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 59 नंबर, बोल रहा है 59 नंबर, अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान का प्रावधान है। अनुदान कहने का मतलब देखो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ग्रांट्स बोलते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा देख लीजिएगा। बोर्ड आर्टिकल नंबर 115 में सप्लीमेंट्री, एडिशनल या फिर जो एक्सेस ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, उसका प्रावधान है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है 115 में यही तो है, सही हो जाएगा आपका, 115 में यही सब ग्रांट्स के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है आपका 116 में साक्ष्य, ऋणग्रस्त और अस्थायी अनुदान का प्रावधान है, तो ये भी सही है। 116 में आपका वही लेखानुदान हो गया, या फिर जो आपका ये क्या बोलते हैं ऋणग्रस्त, यही सब होता है आपका, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 160 में होता है, तो ये बिल्कुल से हो जाएगा। थर्ड है बोल रहा है आपका अधिक अनुदान सांसद के द्वारा पूर्व स्वीकृति के बिना खर्च किया जा सकता है, तो अधिक अनुदान को संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल ये आप ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, खर्च के बाद इसकी स्वीकृति लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, तो इसे थर्ड स्टेटमेंट करते हैं, ओनली 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना। बोला 117 में वित्तीय विधेयक के लिए जो है विशेष प्रावधान है, वित्तीय विधेयक 117 में है, आपको रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, तो वित्तीय विधेयक के लिए विशेष प्रावधान है कि नहीं, तो बिल्कुल 117 में वित्तीय विधेयक के लिए विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट है कोई भी वित्तीय विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वित्तीय विधेयक की बात करेंगे तो राज्यसभा में जो इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है, सिर्फ केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है वित्तीय विधेयक धन विधेयक से भिन्न होते हैं, तो धन विधेयक वित्तीय विधेयक का एक विशेष प्रकार होता है, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होते, ये चीज़ याद रखना है, तो भाग जरूर होता है लेकिन अलग होता है आपका, ठीक है, सभी मतलब वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, तो ओनली 1 और 3 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। मुश्किल से 1 घंटे का लेक्चर पहुँच गया होगा शायद,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कंटेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वित्तीय विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो भी वित्तीय विधेयक है जो कि आपका आर्टिकल नंबर 117 से रिलेटेड है, तो इसमें बताना है आपको। बोल रहा है वित्तीय विधेयक की प्रक्रिया जो है समान विधेयक के समान होती है, सिवाय इसके कि इसके केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्या ये सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये पहला नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो है आपका वही समान विधेयक के समान होता है, लेकिन इसको जो है लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है, तो बिल्कुल सही। आगे है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो है प्रस्तुत किया जा सकता है वित्तीय विधेयक को, तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश इसमें चाहिए। ठीक है, तो 61 का सेकंड तो गलत हो जाएगा, लेकिन पहला आपका सही हो जाएगा, यानी कि ओनली वन। नेक्स्ट बात करते हैं 62 नंबर, अनुच्छेद 118 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है कि संसद अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है। तो संसद अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है कि नहीं, ये पूछ रहा है आपका। तो देखो इसका जो है करेक्ट आंसर सही हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर तो सही है। ठीक है, कि संसद अपने प्रतिक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बनाती है। उसके बाद है, संसद व्यवसाय को लेन देन के लिए नियम नहीं बना सकती है। लेन देन के लिए नियम नहीं बना सकती है, तो जी हाँ बिल्कुल ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि नियम यहाँ पर जो है बना सकती है संसद व्यवसाय के लिए, तो ओनली वन यहाँ पर जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 120 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, संसद का काम मतलब देखो 120 क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड है आपका, तो वही बोल रहा है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है, सदस्य पूर्व अनुमति से अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकते हैं, तो जी हाँ दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, इस बार सही है, तो यहाँ पर 1 और 2 बोथ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 121 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है कि संसद में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी। आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो सही हो जाएगा। ठीक है, कि जो संसद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये चीज़ आपने देखा होगा 121 में। और इसके बाद का जो आर्टिकल है 122, इसमें उल्टा हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मामले में जो है संसद को यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो 121 के अनुसार याद रखना है कि संसद में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण में कोई चर्चा नहीं होगी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में संसद जो है न्यायिक आचरण पर चर्चा कर सकती है। तो अभी मैंने क्या बताया यहाँ पे, तो देखो क्या बोला, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना है ध्यान से। बोल रहा है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में संसद न्यायिक आचरण पर चर्चा कर सकती है कि नहीं। तो देखो ऐसे कोर्ट में जो चर्चा नहीं हो सकता, लेकिन उसको हटाने का अगर बात चल रहा है तो उसमें जो है अपना न्यायिक आचरण पर चर्चा यहाँ पर हो सकता है, यानी कि ओनली नहीं, दोनों आपका सही हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 1 और 2 यहाँ पर जो दोनों करेक्ट हो जाएगा आपका, तो 1 और 2। नेक्स्ट बात करते हैं 65 में बड़ा अनुच्छेद 123 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो 123 आपका ऑर्डिनेंस पावर यानी कि अध्यादेश से रिलेटेड है। बोला संसद के किसी भी सदन के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यहाँ पे अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जारी कर सकता है आपका। नेक्स्ट है आपका, अध्यादेश का वही प्रभाव और बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। मतलब वही अध्यादेश का बोला कि वही प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये टेम्पररी बेसिस पे होता है। ठीक है, इसको हटाया भी जा सकता है इन फ्यूचर, तो 1 और 2 बिल्कुल यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 66 नंबर। 66 नंबर है आपका, लोकसभा समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है कि लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी, तो जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति का स्थापना 1921 में ही हुई थी। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक ऑडिट रिपोर्टों की जांच करती है, तो जी हाँ इसका काम वही है कि लोक लेखा समिति क्या करती है, भारत के जितने भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होती है उसकी वार्षिक ऑडिट की रिपोर्ट की जाँच करती है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही, सी नंबर। नेक्स्ट है आपका, लोक लेखा समिति की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 15 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से, तो जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से 15 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है इसके सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब लोकसभा समिति का जो अध्यक्ष होता है इसी के सदस्यों में से लोकसभा का कोई अध्यक्ष नियुक्त होता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों दोनों स्टेटमेंट क्या है। लेकिन गलत हो जाएगा ना भाई, सॉरी ऊपर वाला गलत हो जाएगा ना। ये आपका लोक लेखा समिति में थोड़ी होता है 15-15, इसमें तो 22 ही मेंबर होते हैं ना, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं यहाँ पर, तो पहला गलत हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 15 तो लोकसभा से होता है, लेकिन राज्यसभा से 15 नहीं बल्कि 7 राज्यसभा होते हैं। ठीक है, राज्यसभा से, तो इसलिए यहाँ पर पहला गलत होगा। सेकंड क्या है, द चेयरमैन, ये बोला कि लोकसभा समिति का अध्यक्ष जो है इसके सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष, तो ये बिल्कुल सही है कि जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ही कोई मेंबर जो है वो अपॉइंट होता है, यानी कि 1 गलत हो जाएगा, 2 यहाँ पर सही हो जाएगा ओनली। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर,
प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भी आपका एस्टीमेट कमेटी होता है उसके बारे में बोला, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 में जो है इसका, जो जॉन मथाई थे, ठीक है, रेल मंत्री, उनके समय में ये हुआ था स्थापना। नेक्स्ट, इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर होते हैं 30। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएगा। 69 जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बोला लोक उपक्रमों की समिति में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो लोक उपक्रम यानी कि इसको बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इंग्लिश में। तो उसके बारे में बोल रहा है कि इसका स्थापना 1964 में हुई थी। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर जो है सही हो जाएगा आपका। और इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, जैसा लोक लेखा समिति में होता है वैसा ही इसमें भी होता है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1 एंड 2 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 70 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है संसदीय समिति यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी होता है उसका संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही। बोला स्थायी समितियां जो है स्थायी प्रकृति की होती हैं। तो जी हाँ, स्थायी रूप से होती है आपका। अस्थायी समितियां विशेष कार्य के लिए गठित की जाती है और कार्य पूरा होने पर उसको समाप्त की जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल 1 यहाँ पर जो है सही है और 2 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि 1 एंड 2 बोथ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पार्ट 5 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कि हार्ड लेवल के हैं क्वेश्चन सारे के सारे, तो मैंने यहाँ पर बना दिया आपको। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ की बात आई तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको विथ मार्क और विदाउट मार्क दोनों पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे की क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे क्लासेस में आपको स्टेट और जो भी आगे के टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे सर ने जो बम शॉट में करवाया होगा ना, उसी तरीके से मैं सीक्वेंस में लेके चलूँगा आपको। ठीक है, तो आगे की वीडियो के लिए बस बने रहिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को रखते हैं, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा सजेशन वगैरह होगा। ठीक है, और देखो कोई क्वेश्चन हो सकता है कि गलती से मिस्टेक भी हो गया होगा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको हम सुधरवा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाकी आज की इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।